अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे। मैं चौधरी मोहम्मद अफजल नेक्सस स्टेट सर्विसेज से मुखातिब हूँ और आप लोग देख रहे हैं नेक्सस स्टेट टीवी। और आज की वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे अगर सेलर ऑनर आउट ऑफ कंट्री हो तो उसके साथ कैसे आपने डील करनी है, तो कैसे आप अपने आप को सेव कर सकते हैं। तो वीडियो को मुकम्मल देखिएगा और कोशिश करेंगे 4-5 मिनट्स के अंदर हम इसको वाइंड अप कर सकें, ठीक है। तो जो नए लोग हैं उनसे हमेशा की तरह रिक्वेस्ट है, जिनका इंटरेस्ट स्पेशली रियल स्टेट में है, इन्वेस्टमेंट में है, बाइंग सेलिंग में है, या बहरी एनक्लेव में या प्रॉपर्टी में या कुछ भी हो रियल स्टेट में करना चाहते हैं या सीखना चाहते हैं, तो वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो काफ़ी वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन हम लेके आते हैं स्पेशली नए लोगों के लिए, और जो ऑलरेडी हमारे क्लाइंट्स हैं, इन्वेस्टर्स हैं, जो सब्सक्राइबर हैं, तो उनके लिए भी कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन हम ज़रूर लेके आते रहते हैं। तो आज हम इन्फॉर्मेशन लेके आ रहे हैं कि अगर सेलर आउट ऑफ कंट्री है तो उसके साथ आपने कैसे डील करना है। तो स्टे विद अस और वीडियो को मुकम्मल देखिएगा ताकि कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आप लोगों को मिल सकें। जब सेलर आउट ऑफ कंट्री होता है तो 2 ऑप्शंस होते हैं प्लॉट ट्रांसफ़र के लिए। एक तो वो खुद आए, ठीक है, खुद आके ट्रांसफ़र करे प्लॉट, और सेकंड ऑप्शन होता है कि वो पावर ऑफ अटॉर्नी बना के भेजे अपने किसी भी दोस्त के नाम पे, किसी रिलेटिव के नाम पे, ठीक है। तो ये दोनों ऑथेंटिक वेज़ हैं। कुछ लोग अटॉर्नी से डरते हैं, वो कहते हैं यार ये हम नहीं एक्सेप्ट करते, तो वो गलत करते हैं क्योंकि ये एक लीगल डॉक्यूमेंट है और आप लीगल डॉक्यूमेंट को डिनाई नहीं कर सकते, ठीक है। अगर कोई गलत चीज़ हो रही है तो आप कह सकते हैं जी मैं इस पर बिलीव नहीं करता, या किसी बंदे के ऊपर आपको ट्रस्ट नहीं है तो वो आप कह सकते हैं जी मैं इस पर ट्रस्ट ही नहीं करता, ठीक है। तो वो एक अलग बात है। लेकिन जब पावर ऑफ अटॉर्नी प्रॉपर वेरीफाई हो जाती है, प्रॉपर बन जाती है, बेरे भी उसको ओके करता है, रजिस्ट्रार ऑफिस से भी ओके होती है, ठीक है, फॉरेन ऑफिस से भी ओके हो जाती है, स्टेट बैंक से भी आपका जो भी टिकट वगैरह लगनी है या फ़ीस होनी है वो भी जमा हो जाती है, ठीक है। सारे मामला जब ओके हो जाते हैं तो उसके बाद आप डिनाई नहीं कर सकते कि मैं पावर ऑफ अटॉर्नी पे ट्रांसफ़र नहीं लेता, ठीक है। मालिक का काम है आपको प्लॉट ट्रांसफ़र करवाना, ठीक है। वो खुद आए या पावर ऑफ अटॉर्नी पे करवाए, वो उसका हेडेक है, आपका हेडेक नहीं है। अगर प्लॉट आपके नाम पे प्रॉपर ट्रांसफ़र नहीं होता, कोई उसमें इशू आता है, तो फिर आप ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं, फिर आप एतराज़ कर सकते हैं, ठीक है। अगर ये दोनों वैलिड चीज़ें हैं, मालिक खुद आएगा फिर तो किसी को एतराज़ होता ही नहीं है, खैर। लेकिन पावर ऑफ अटॉर्नी पे बहुत रेयर लोग हैं, कुछ लोग हैं जो एतराज़ करते हैं जी हम इसको नहीं मानते, तो वो गलत करते हैं, वो सही बात नहीं कर रहे होते, ठीक है। और अगर मालिक मौजूद नहीं है, आपने बयाना करना है, तो फिर आप कैसे बयाना करेंगे। तो सबसे पहले आप ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स चेक करें। अगर आउट ऑफ कंट्री डॉक्यूमेंट्स हैं तो कोशिश करें कि जो भी आपका स्टेट एजेंट है या कोई भी रिलेटिव है उनके पास वो अपने डॉक्यूमेंट्स भेजें, क्योंकि डेफिनेटली अगर उन्होंने प्लाट सेल करना है और उनका जो भी रिप्रेजेंटेटिव है यहाँ पे उसका कोई रिलेटिव है या उसका कोई स्टेट एजेंट है, तो वो डेफिनेटली डॉक्यूमेंट्स पाकिस्तान सेंड करेगा, भेजेगा, क्योंकि उसके अगेंस्ट आप बयाना पे कर रहे हैं, ठीक है। 10 लाख है, 20 लाख है, जो भी है, आप बयाना अमाउंट पे कर रहे हैं। और सेफ साइड के लिए आप ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स चेक करें और उसकी स्टेटमेंट लेके आप बहरिया के ऑफिस जाएं, वहाँ पे पूरी फाइल चेक करें कि प्लाट का स्टेटस क्लियर है, कोई मसला, कोई इशू तो नहीं है, कोई कोर्ट ऑर्डर, कोई स्टे वगैरह कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है, ठीक है। और अगर कोई मसला मसाइल होगा तो डेफिनेटली फ़ाइल के अंदर वो ऑब्जेक्शन लगी होगी, तो आपको बहरिया बता देगा कि इसमें ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं। अगर प्लाट क्लियर होगा तो उसका स्टेटस क्लियर आ जाएगा और फ्रेश स्टेटमेंट आप बहरिया से निकलवा लें। जो अकाउंट स्टेटमेंट होती है उस पर अगर कोई कैंसिल का कोई ऑब्जेक्शन, कोई ऐसी चीज़ नहीं आ रही, तो डेफिनेटली प्लाट ओके है, फिर आप आगे मूव कर सकते हैं। और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स देखने के बाद, बहरिया से वेरिफिकेशन करने के बाद, फिर जो इम्पोर्टेंट एक चीज़ है वो एक लीगल एग्रीमेंट होता है, ठीक है। और वो लीगल एग्रीमेंट जो आपने है वो तैयार करना है और उसमें आपने मालिक का नाम भी मेंशन करना है, ठीक है। और उसके साथ जो बंदा बयाना रिसीव कर रहा है उसको भी आपने मेंशन करना है, और दोनों को मेंशन करके लिखना है कि ये बिहाफ ऑफ सेलर, ये बंदा बयाना रिसीव कर रहा है, ठीक है। और बाकी जो भी स्टैंडर्ड का एग्रीमेंट होता है उसमें सारी टर्म एंड कंडीशंस मेंशन होती हैं, जो टाइम होगा उसके अंदर वो ट्रांसफ़र देगा, ट्रांसफ़र नहीं देगा तो आप उससे डबल जो बयाना अमाउंट है वो हासिल करने के हकदार होंगे। तो सारी चीज़ें उस पर लिखी होती हैं, कंडीशंस लिखी होती हैं। अगर आप बैकआउट कर जाते हैं, टाइम पे ट्रांसफ़र नहीं लेते, तो आपका जो बयाना फॉरफिट हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे मेंशन होती हैं, लिखी होती हैं, ठीक है। तो इसमें कोई ऐसी घबराने वाली बात नहीं है, और ऐसा कोई भी नहीं होता जो प्लाट सेल करना चाहे और वो बाद में बयाना लेके गायब हो जाए, ऐसा नहीं होता। अगर आपने प्रॉपर एग्रीमेंट किया हुआ है लीगल और सारी चीज़ें वेरीफाई की हुई हैं, और उसके बावजूद अगर कोई डिनाई करता है तो डेफिनेटली आप स्टे ले सकते हैं। और ये स्टे वाला कोई मुश्किल काम नहीं है। किसी भी लॉयर को 5000 10,000 फीस पे करेंगे तो वो स्टे ले लेगा उस प्लाट के ऊपर, और वो प्लाट आगे सेल नहीं हो सकता।
तो ये जो स्टे वाला सीन है ये बहुत रेयर होता है। अगर मैं बात करूँ जो हमारा एक्सपीरियंस 8-10 साल का है तो उसमें अगर हम बात करें तो मैंने आज तक मेरा नहीं ख्याल एक प्लाट के अलावा शायद कोई स्टे लिया हो, ठीक है। तकरीबन एक डील ऐसी है जो मुझे याद है, जो मैं डायरेक्टली डील की थी मैंने, और उस पर जो मालिक है उसने थोड़ा प्रॉब्लम किया था। हालांकि कुछ लोग कहते हैं जी मालिक सामने होना चाहिए, मालिक के साथ एग्रीमेंट होना चाहिए। तो ये मैं केस आपको वो बता रहा हूँ कि मालिक भी सामने था और एग्रीमेंट भी मालिक के साथ था, ठीक है। और उसके बावजूद उसने कुछ गड़बड़ की थी, तो फिर हमने स्टे लिया था और फिर प्लाट जो है वो हमारे नाम पे ट्रांसफ़र हो गया था, ठीक है। तो ये ऐसी कोई परेशानी वाली बात नहीं है। ये जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, एग्रीमेंट्स होते हैं, ये इसीलिए किए जाते हैं कि अगर कोई पार्टी बैकआउट करती है तो हम उसके ऊपर लीगल एक्शन ले लें, ठीक है। और ये अगर आप राइट पे होंगे और अगर सेलर ने 2 नंबर की होगी, मिस्टेक की होगी, तो सेलर गिल्टी होगा। कोई भी ऐसी कोर्ट नहीं है जो कहे जी ये नहीं सेलर ठीक है, बायर गलत है, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स के ऊपर, एग्रीमेंट के ऊपर मेंशन होगी हर चीज़। और आपने अगर पेमेंट भी की है, बयाना भी किया हुआ है और एग्रीमेंट प्रॉपर किया हुआ है, तो आप सेफ साइड पे हैं, वो कोई इशू नहीं है। और 100 में से एक दो लोग आपको शायद ऐसे मिले हैं जो इस तरह की प्रॉब्लम करें। तो बाकी कहने का मकसद ये है कि बंदा आउट ऑफ कंट्री हो या आपके सामने हो, जिसने प्रॉब्लम करनी है उसने करनी है। ये कोई ऑथेंटिक चीज़ नहीं है कि मालिक सामने होगा तो वो प्रॉब्लम नहीं करेगा। ये एक लोगों की अपने एक माइंड सेट, एक राय है। मैं तो अपना एक्सपीरियंस आपको बता रहा हूँ कि मालिक सामने था, एग्रीमेंट भी किया हुआ था, ट्रांसफ़र टाइम पे उसने गड़बड़ की और कोई प्राइस का इशू समटाइम 50-1.5-2 लाख का डिफरेंस होगा, तो वो मेरा ख्याल है उसने कहा मैं प्लाट नहीं बेचता, नहीं देता। मार्केट चेक की होगी तो वो इस तरह से डिवाइड हो गया। डेफिनेटली अब मार्केट अगर नॉर्मल चल रही है, आपने एक डील 1 महीना पहले फाइनल किया है, बयाना कर लिया है, तो 2-3 हफ्ते बाद मार्केट में अगर थोड़ी तेज़ी है, कोई ज़्यादा प्लस की ऑफ़र भी आ गई है, तो सेलर का तो काम नहीं है कि वो डाइवर्ट हो जाए या वो कहे जी मैं प्लाट नहीं देता, प्राइस बढ़ गई है। कमिटमेंट होती है, आपने जो एग्रीमेंट किया है, जो प्राइस डन किया है, आपने उसके ऊपर कायम रहना है, ठीक है। बेशक मार्केट ऊपर जाए नीचे जाए, ये बायर का लक होती है। तो कहने का मकसद ये है कि क्लाइंट आउट ऑफ कंट्री हो या पाकिस्तान में हो, जिसने मसला करना है, इशू करना है, उसने करना ही करना है, ठीक है। और कैसे आप सेव कर सकते हैं, इसमें एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जब आप एग्रीमेंट करने लगें तो कम से कम एक टाइम ऐसा सेट कर लें। अगर आउट ऑफ कंट्री है सेलर, कम से कम जो भी उसका रिप्रेजेंटेटिव है वो उससे फ़ोन कॉल या वीडियो कॉल पे आपकी बात करवा सके। और आजकल तो टेक्नोलॉजी का ज़माना है, आप वीडियो कॉल कर सकते हैं और 1 मिनट की कॉल करें, 2 मिनट की कॉल करें, वेरिफिकेशन करें कि ये बंदा आपके बिहाफ पे बयाना ले रहा है, एग्रीमेंट कर रहा है सारे, ये प्लॉट सेल आपका हो रहा है, तो आप एग्री हैं, सेटिस्फाइड हैं, तो वो आपको डेफिनेटली अगर उसने सेल करना है तो वो ओके करेगा और एग्री होगा, हर चीज़ आपके सामने आ जाएगी, ठीक है। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जब आपने बयाना करना है और बंदा स्पेशली आउट ऑफ कंट्री है, और अगर जो स्टेट एजेंट है वो आपका जानने वाला नहीं है, अननोन बंदा है, फर्स्ट टाइम आप डील कर रहे हैं, तो आप जो बयाना अमाउंट है वो सेलर के अकाउंट में लगवाएं, ठीक है। सेलर का अकाउंट हासिल करें, बैंक अकाउंट, और जो बयाना अमाउंट है डायरेक्टली सेलर के अकाउंट में जाएँ, ये मोर अथेंटिक चीज़ हो जाएगी। और कोर्ट में भी अगर खुदा न खास्ता आपको जाना पड़ता है तो ये आपके लिए एक और प्रूफ होगा कि आपने जो पेमेंट है वो मालिक के अकाउंट में लगाई है, और इसलिए मालिक या उसका रिप्रेजेंटेटिव डिनाई नहीं कर सकेगा वहाँ पे कि जी मुझे तो पता ही नहीं था, मैंने तो सेल ही नहीं किया प्लाट, ठीक है। तो सेल नहीं किया तो अकाउंट में वैसे कैसे आ गया, अकाउंट नंबर कैसे दे दिया, ठीक है। तो ये चीज़ें भी एज आ प्रूफ आपके पास होती हैं कि आपने जो पेमेंट है वो मालिक के अकाउंट में डिपॉजिट की है, किसी और के अकाउंट में नहीं की, ठीक है। तो ये कोशिश करें कि डायरेक्ट मालिक के अकाउंट में आप जो बयाना अमाउंट है 5 लाख 10 लाख है वो उसी के अकाउंट में लगवाएं, और कोशिश करें कि जो बयाना अमाउंट है वो थोड़ी ज़्यादा हो, 2 3 4 5 लाख ना हो, कम से कम जो भी डील आप कर रहे हैं मिनिमम 10% हो, लेकिन इससे ज़्यादा भी आप करेंगे तो ये आपकी सेफ साइड होगी, क्योंकि अगर वो बैकआउट भी करता है तो कोर्ट से आप डबल अमाउंट वापस लेने के हकदार होंगे, ठीक है। पाबंद करेगी कोर्ट के आप इसको डबल अमाउंट पे करें। और अगर मार्केट ऊपर भी जाती है तो आपकी जो बयाना अमाउंट अगर ज़्यादा होगी तो उसको अगर वो डबल अमाउंट वापस करनी पड़ती है, तो मार्केट अगर ऊपर भी होगी तो वो सोचेगा कि मार्केट अगर ऊपर भी है तो मुझे कम से कम जो बायर था उसको बयाना वापस भी करना है डबल अमाउंट के साथ, तो वो डेफिनेटली मार्केट में भी चीज़ को सेल आउट नहीं करेगा और वो कोशिश करेगा कि फिर आपको ही प्लाट ट्रांसफ़र करवाए। तो ये एक चीज़ थी जो कि इम्पोर्टेंट थी, स्पेशली जो आउट ऑफ कंट्री लोग होते हैं उनके लिए, और जो बाइंग करना चाहते हैं चीज़, उनके लिए वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होगी और वो अपने आप को सेफ साइड पे रख सकते हैं। और जब आपने एग्रीमेंट करना है, जो एक्चुअल सेलर है उसके आईडी कार्ड की कॉपी साथ लगाएं, उसकी कोशिश करें टॉपिक्स भी साथ लगाएं, ठीक है। और जो रिप्रेजेंटेटिव है उसकी आईडी कार्ड की कॉपी साथ लगाएं, उसकी पिक्स भी साथ लगाएं,
और जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं उसकी कॉपीज़ करवा के वो भी उस एग्रीमेंट के साथ आप ज़रूर अटैच करें, ताकि एक पूरी फ़ाइल आपकी कंप्लीट हो और वो आप अपने रिकॉर्ड में रखें। और जो भी आपका टाइम डिसाइडेड है, 1 मंथ है, 2 मंथ है, जितना भी टाइम है जो आप म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है आप लोगों की, उसके मुताबिक आप उस टाइम का वेट करें और ये प्लॉट आप ट्रांसफ़र करें। और जब प्लॉट ट्रांसफ़र करें तो सेल एग्रीमेंट जो फुल प्राइस का होता है वो ज़रूर आपने बनाना है। मैं काफ़ी वीडियोज़ में उसका जिक्र कर चुका हूँ, डील्स को कैसे आप सेव कर सकते हैं और अपने आप को कैसे सेव कर सकते हैं। तो सेल एग्रीमेंट फुल प्राइस का आपने वो ज़रूर आपने तैयार करना है। ट्रांसफ़र टाइम पे फ्रंट बैक पे साइन अंगूठा ज़रूर करवाना है, ताकि आपको कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े। अगर फ्यूचर में कोई इशू आता भी है तो आप कम से कम आपके पास प्रूफ हो कि मालिक ने खुद इस एग्रीमेंट पे साइन किए हैं, खुद उसने ट्रांसफ़र दी है, सारी चीज़ें आपके पास रिकॉर्ड में आ जाएंगी। ठीक है, तो फिर मेरा नहीं ख्याल कोई इतना भी कोई बेअकल होगा जो सारा कुछ करने के बावजूद कहे कि मैंने तो प्लाट सेल नहीं किया। ठीक है, तो बहुत रेयर केस में ऐसा होता है। मैंने अभी तक ऐसा केस खैर नहीं देखा। अगर डायरेक्ट किसी मालिक ने आके साइन अंगूठा किया है, डायरेक्ट एग्रीमेंट किया है, तो मैंने आज तक ऐसा कोई सीन नहीं देखा कि उसने इनकार किया हो बाद में, या कोई स्टे लिया हो या कोर्ट में चला गया आज मुझे पेमेंट नहीं मिली। अगर आप इनडायरेक्ट डील्स करेंगे, 2-3 चैनल्स होंगे, डायरेक्ट एग्रीमेंट आपका मालिक से नहीं होगा, तो फिर कुछ ना कुछ इशू समटाइम आ जाते हैं। लेकिन अगर आप डायरेक्टली हर चीज़ आपके ओनर के साथ हो रही है तो फिर आपको कोई मसला होने वाला नहीं है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ ये भी है कि जो स्टेट एजेंट है आपका वो कितना रिलायबल है, उसका भी आप सब थोड़ा बैकग्राउंड चेक कर लें, उससे 2-4 दफ़ा मुलाकात करें। ठीक है, मार्केट में उसका नाम चेक करें। अगर वो डेफिनेटली मार्केट में बराबर काम कर रहा है, 2-4 साल से मार्केट में इन है, कोई उसी की ऐसी कोई नेगेटिव एक्टिविटी नहीं है, तो डेफिनेटली वो आपकी डील इंशाल्लाह अच्छे तरीके से मैच्योर करेगा और कोशिश करेगा कि आपके साथ कोई ऐसा इशू ना बने। क्योंकि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है स्टेट एजेंट का, स्पेशली जब बायर सेलर आपस में मिलते हैं या डील्स होती हैं, स्पेशली जो आउट ऑफ कंट्री लोग होते हैं। हम भी डील्स करते हैं, आउट ऑफ कंट्री लोग होते हैं, वो तो खैर हमारे अब इतना टाइम हमें हो गया है कि हम पे ट्रस्ट करते हैं और वो वर्बली भी चीज़ जो डन करते हैं वो उसी पे बुरा उतरते हैं। और हम भी जिस क्लाइंट से बयाना लेते हैं या जिससे डील करते हैं, डेफिनेटली अगर कोई फ़र्स्ट टाइम आ रहा है तो थोड़ा डरते हैं लोग फ़र्स्ट टाइम डील करने से, लेकिन आजकल अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि वैसा कोई सीन हुआ नहीं है। और जो भी हमने चीज़ डन की है वो अल्हम्दुलिल्लाह हमने टाइम पे उसको पूरा किया है। और अभी रिसेंटली अगर मैं आपको एक वाक़या बता भी देता हूँ, अक्सर लोग यूट्यूब भी देखते हैं और हो सकता है वो क्लाइंट भी क्लिप देख रहे हूँ, तो वर्बली मींस के डील डन हुई है मोबाइल के ऊपर ही। पेशावर में क्लाइंट होते हैं, फ़र्स्ट टाइम डील थी उनकी और क्लाइंट भी यूट्यूब से ही आए थे और मुलाकात भी उनसे हो गई ऑफिस में, और डील उनकी किसी और से मैच्योर नहीं हो सकी। फिर मेरे साथ उनकी डील मैच्योर हो गई और मैंने बयाना पकड़ लिया बाहर से और उनसे मोबाइल पे चीज़ डन कर ली, व्हाट्सएप पे हर चीज़ ओके हो गई। और तकरीबन मेरे ख्याल में कोई मैक्सिमम 10 दिन का टाइम था या हफ्ता 10 दिन का टाइम था, और उसके अंदर हमने टाइम डिसाइड किया और मैंने बायर के साथ एग्रीमेंट कर लिया। और सेलर के साथ मेरा कोई एग्रीमेंट नहीं था, और सेलर के अकाउंट में हमने जो पेमेंट थी 10 लाख बयाना था वो सेलर के अकाउंट में डिपॉजिट करवा दिया ऑनलाइन बैंकिंग के थ्रू। ठीक है, और व्हाट्सएप एक्सचेंज हो गया, मैसेजिंग उनके भी आगे कन्फर्मेशन के, हमारी भी कन्फर्मेशन हो गई। और जो टाइम डिसाइडेड था राइट टाइम पे जो सेलर था पेशावर से पहुंच गए और बायर भी टाइम पे पहुंच गया और ट्रांसफ़र हो गई। तो इस तरह भी चीज़ें होती हैं, लेकिन अब ये डिपेंड करता है कि जो बायर है, और जहाँ तक मैंने इसको ऑब्ज़र्व किया चीज़ों को, अगर आपकी नीयत साफ़ है, दिल में कोई ऐसी चीज़ आपके नहीं है, तो एक नेचुरली तौर पर कुदरती तौर पर आपकी जो डील है वो बिल्कुल ठीक और बड़े अच्छे तरीके से क्लोज़ हो जाती है। और अगर आप ऑलरेडी डरे हुए होंगे, क्वेश्चंस करेंगे डिफरेंट टाइप के, और फिर भी आप यकीन नहीं करेंगे, ना स्टेट एजेंट के ऊपर बिलीव करेंगे, ना आप सेलर के ऊपर कोई बात करने को तैयार होंगे, आप कहेंगे जी उसको बुलाओ, इसको बुलाओ, ये करो, वो करो, तो जो बंदा ऑलरेडी डरा हुआ होता है तो एक नेचुरल चीज़ है कि उसके आगे और प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। और कुछ लोग नेचुरली मतलब रियल में ऐसा उनके साथ हुआ होता है मार्केट में, तो वो ऑलरेडी अपने तौर पर ठीक होते हैं। लेकिन ये है कि अब एक बंदा अगर ख़राब है तो पूरी मार्केट ख़राब नहीं हो सकती। ठीक है, अगर किसी एक ने आपके साथ प्रॉब्लम किया है तो इसका मतलब ये नहीं है कि पूरी मार्केट आपके साथ प्रॉब्लम कर रही है। तो डेफिनेटली सेलर साइड से भी इश्यूज़ होते हैं, बायर साइड से भी इश्यूज़ होते हैं, और जो ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो हमारी होती है कि हमने दोनों पार्टीज़ को सेफ साइड पर लेके चलना होता है। और मेरी अपनी एक नेचर है, जब तक मैं सेटिस्फाई नहीं होता तो मैं आगे प्लाट ना सेल करता हूँ ना किसी को बताता हूँ। ठीक है, और मेरा अपना नेटवर्क होता है, मैं जो 10 साल से 8 साल से काम कर रहा हूँ, अपने जो भी एक नेटवर्क है उसके अंदर काम कर रहा हूँ, और मुझे पता होता है कि ये बंदा किस नेचर का है। अगर मुझे प्लाट किसी और चैनल से भी एक कोड होता है तो मैं उस पर इतना फोकस नहीं करता, लेकिन जब प्लाट मेरे अपने चैनल के लोगों से कोड होता है तो मैं उस पर रिलाई करता हूँ, मैं फिर उन्हीं के साथ डील करता हूँ। मुझे पता है
कि उनकी अगर एक वर्बल कमिटमेंट भी होगी तो वो उसको पूरा करेंगे। तो इसलिए मार्केट ओपन है, जिसका दिल जहाँ से दिल करता है वो चीज़ को बाय करे, ख़रीदे, हमें कोई इसमें ऐसी टेंशन नहीं होती। लेकिन जो रिज़्क अल्लाह ताला ने आपके नसीब में लिखा है वो आपको ज़रूर मिलेगा, और जो आपकी किस्मत में नहीं लिखा, वो क्लाइंट सामने भी बैठा हो तो उठ के चला जाता है, वो नहीं लेता प्लॉट, तो कोई मसला नहीं। तो ये एक अल्लाह ताला का एक सिस्टम है, एक निज़ाम है। जो नसीब में चीज़ लिख दी गई है वो आपको मिलनी है, और जो आपके नसीब में नहीं लिखा वो आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, तो अपना बहुत सा ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।